जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वैतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे वंदे तद्गुणलब्धये। तद्गुणलब्धये वन्दे वंदे तद्गुणलब्धये। तद्गुणलब्धये। ये पेज 73 से। बेटा गैस बंद करिए बराबर। हाँ, मैं शुरू करता हूँ। पेज 73। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भूत नैगम्य का सशक्त उदाहरण है। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुए ऋषभदेव एवं उनके पंच कल्याणकों को वर्तमान में होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में वर्तमानवत ही व्यवहार किया जाता है। आज नीलांजना का नृत्य होगा और राजा ऋषभदेव दीक्षा ग्रहण करेंगे। प्रतिष्ठाचार्यों द्वारा दी गई इस प्रकार की सूचनाओं को क्या हम असत्य मानते हैं? नहीं, कदापि नहीं। तो क्या सचमुच आज नीलांजना का नृत्य होगा या राजा ऋषभदेव दीक्षा लेंगे? नहीं, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि राजा ऋषभदेव तो एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ही दीक्षा ले चुके हैं। आज तो वे सिद्ध दशा में विराजमान हैं। संपूर्ण स्थिति को भली भांति समझने वाले श्रोताओं या दर्शकों को प्रतिष्ठाचार्यों की इस प्रकार की घोषणाओं से कोई परेशानी खड़ी नहीं होती, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ भूतकालीन घटनाओं के संबंध में वर्तमानवत व्यवहार किया जा रहा है। यह संपूर्ण व्यवहार भूत नैगम्य की अपेक्षा ही संभव है। साधारण जनता भले ही नैगम्य का नाम न जानती हो, उसकी परिभाषा भी न समझती हो, तथापि उसकी कथन शैली से भली भांति परिचित है। यही कारण है कि उसे कोई उलझन खड़ी नहीं होती। यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि सबसे पहले किसी के कल्पना लोक अर्थात ज्ञान जगत में ही अवतरित हुई होगी, पश्चात कागज पर आई होगी और उसके बाद इसका क्रियान्वयन आरंभ हुआ है। यह ज्ञान जगत का अद्भुत उत्पादन है, जिसे नैगम्य अपना विषय बनाता है। इसी प्रकार भावी चौबीसी की प्रतिष्ठा को भावी नैगम्य एवं विद्यमान सिमंदर आदि 20 तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा को वर्तमान नैगम्य के उदाहरण माने जा सकते हैं। लोक में भी इस प्रकार के अगणित प्रयोग प्रतिदिन करते रहते हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रविष्ट छात्र को डॉक्टर कहना, राजपुत्र को राजा साहब कहना, इस प्रकार के प्रयोग जो क्रमशः वर्तमान व भावी नैगम्य के उदाहरण है। सेनानिवृत्त न्यायाधीश को जज साहब कहना, दीक्षित या सिद्ध दशा को प्राप्त भारत को भी भरत चक्रवर्ती कहना भूत नैगम्य के उदाहरण है। ये वाला हमने उधर भी पढ़ा था, जैसे निक्षेप में। हाँ जी सर, ये मैम ने भी उदाहरण दिया था हमको, इसका हाँ, एग्जाम्पल दिया था। उसमें इससे पहले भी आया था कि भविष्य में डॉक्टर कोई होगा तो अभी से उसको डॉक्टर कह देना, या रिटायर्ड जो जज हो गया उसको फिर भी जज कहना भूत और भविष्य के हिसाब से। ये पहले भी पढ़ा था हाँ। ये। हाँ, अभी तक नैगम नय का जितना भी कथन किया गया है वह सब ज्ञान नय के रूप में ही किया गया, परंतु जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि नैगम नय ज्ञान नय के साथ साथ अर्थ नय भी है। अतः नैगम नय की परिभाषा एवं भेद प्रभेद दोनों ही दृष्टियों से किए जाना आवश्यक है। नैगम नय की परिभाषा एवं भेद प्रभेद दोनों ही दृष्टियों से किए जाना आवश्यक है। यदि ज्ञान नय की अपेक्षा यह संकल्पग्राही नय है और इसके भूत भावी एवं वर्तमान नैगम नय ऐसे कालकृत 3 भेद हैं, तो अर्थनय की दृष्टि से इसकी परिभाषा क्या है और इसे कितने विभागों में बांटा जा सकता है, यह भी विचारणीय विषय है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु ही अर्थ है, अतः अर्थनय की दृष्टि से नैगम्य की विषयभूत वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय सभी समा जाते हैं। अब यह देखना है कि यह नैगम्य द्रव्य गुण व पर्याय को किस रूप में अपना विषय बनाता है। अर्थनय की अपेक्षा नैगम्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए जैनेन्द्र वर्णी लिखते हैं, अर्थनय की अपेक्षा करने पर नैगम्य का लक्षण एक को ग्रहण न करके दो को ग्रहण करना है, अर्थात संग्रह नय के विषयभूत अभेद को तथा व्यवहार नय के विषयभूत भेद को दोनों को युगपत परंतु मुख्य गौण के विकल्प से ग्रहण करना नैगम्य है।
वहां संग्रह न्याय अनेकों में अनुगत सामान्य को ग्रहण करके वस्तु को एक मानता है, और व्यवहार न्याय उसी वस्तु में अनेकों द्रव्य गुण व पर्यायगत विशेषों का ग्रहण करके उसे अनेक रूप मानता है। जैसे जीव एक है, यह संग्रह न्याय कहलाता है, और जीव दो प्रकार का है, संसारी व मुक्त, यह व्यवहार न्याय कहलाता है। परंतु इन दोनों न्यायों के विषयों को मुख्य गौण भाव से युगपत ग्रहण करना नैगम न्याय का विषय है। उससे कहीं संग्रह न्याय का अभेद विषय मुख्य होता है तो व्यवहार न्याय का भेद विषय गौण हो जाता है। जैसे जो ये संसारी और मुक्त दो प्रकार का कहा जा रहा है वह वास्तव में एक जीव ही है, कहीं व्यवहार न्याय का भेद विषय मुख्य हो जाता है और संग्रह न्याय का अभेद विषय गौण हो जाता है। जैसे यह जो एक जीव कहा जा रहा है वही संसारी और मुक्त के भेद से दो प्रकार का है। नैगम न्याय के इस लक्षण का विषय सत्ताभूत पदार्थ ही है, क्योंकि यह अर्थ न्याय है। इस प्रकार ज्ञान न्याय की अपेक्षा 3 भेद एवं अर्थ न्याय की अपेक्षा 9 भेद, कुल मिलाकर नैगम न्याय के 12 भेद हो जाते हैं। इन सबकी विशेष जानकारी के लिए श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। विस्तार भय से यहाँ इससे अधिक लिखना इष्ट प्रतीत नहीं होता। उक्त संपूर्ण विवेचन पर सूक्ष्म दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि नैगम न्याय अत्यंत व्यापक न्याय है। इसके पेट में द्रव्य गुण पर्याय रूप अर्थात सत जगत एवं भूत भविष्य वर्तमान रूप ज्ञानात्मक असत जगत सब कुछ समाया हुआ है। दूसरा संग्रह न्याय प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों द्वारा अपनी जाति का विरोध न करते हुए सभी विशेषों को कथनचित एकत्व रूप से ग्रहण करना संग्रह न्याय है। सत्ता दो प्रकार की होती है, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। अनेक वस्तुओं में व्याप्त सादृश्य अस्तित्व को सूचित करने वाली महासत्ता है, और वस्तुओं का पृथक पृथक स्वतंत्र स्वरूप अस्तित्व अवान्तर सत्ता है। इस प्रकार यहाँ सुनिश्चित हुआ कि महासत्ता का आधार सादृश्यास्तित्व है और अवान्तर सत्ता का आधार स्वरूप अस्तित्व है। महासत्ता भी शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार की है। सत मात्र के आधार पर संपूर्ण विश्व में एकत्व स्थापित करने वाली शुद्ध महासत्ता है, तथा उसकी एक जाति विशेष के आधार पर कुछ पदार्थों में एकत्व स्थापित करने वाली अशुद्ध महासत्ता है। शुद्ध महासत्ता को विषय बनाने वाला संग्रह न्याय शुद्ध संग्रह न्याय कहा जाता है, और अशुद्ध महासत्ता को विषय बनाने वाला संग्रह न्याय अशुद्ध संग्रह न्याय कहा जाता है। शुद्ध संग्रह न्याय को सामान्य संग्रह न्याय, पर संग्रह न्याय एवं अशुद्ध संग्रह न्याय को विशेष संग्रह, अपर संग्रह नामों से भी अभिहित किया जाता है। सभी पदार्थों को अपने में समेट लेने में समर्थ सत सामान्य को ग्रहण करने वाला संग्रह न्याय शुद्ध संग्रह न्याय कहा जाता है। क्योंकि सत्ता द्रव्य का लक्षण है, अतः द्रव्य शब्द से भी जगत की सभी वस्तुओं का ग्रहण हो जाता है। सत सामान्य द्रव्य का लक्षण है तो चित्त सामान्य जीव का लक्षण है। अतः सत सामान्य की अपेक्षा सभी द्रव्य और चित्त सामान्य की अपेक्षा सभी जीव एक है। द्रव्य सब शब्द सभी पदार्थों को अपने में समेटे हैं, अतः वह शुद्ध संग्रह न्याय का विषय है, और जीव शब्द अनंत जीवों को अपने में समेटे हैं, अतः वह संग्रह न्याय का विषय तो है, पर यह संग्रह न्याय अशुद्ध संग्रह न्याय है, क्योंकि इसमें लोक के समस्त पदार्थों का संग्रह नहीं हो पाया है। एक जाति विशेष के पदार्थों का संग्रह होने से यह संग्रह न्याय तो है, पर संपूर्ण पदार्थों का संग्रह न होने से इसे शुद्धता प्राप्त नहीं है। अस्तित्व शुद्ध महासत्ता है और चेतनत्व अशुद्ध महासत्ता। शुद्ध महासत्ता का ग्राहक संग्रह न्याय शुद्ध होता है, और अशुद्ध महासत्ता का ग्राहक संग्रह न्याय अशुद्ध संग्रह न्याय है। कुसुमलता जी पढ़ेंगी आप? आगे पढ़ी 77। म्यूट है आप। अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट करिए। सर आप भेजिए उनको तो हो अच्छा। जाएगा। हाँ मैंने सही बात करती हूँ, वापस पढ़ती हूँ। एक जाति ठीक ठीक ठीक। एक जाति 77। के आधार पर
जगत हाँ के अनंतानंत पदार्थों में एकता स्थापित करने वाला यह नय मात्र वस्तु के स्वरूप को समझने में ही उपयोगी नहीं, अपितु लौकिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। इस नय के अनुसार होना भी एक जाति है, मात्र एक जाति नहीं अपितु सबसे बड़ी जाति है, एकमात्र शुद्ध जाति है। इसके अतिरिक्त और सभी जातियां अशुद्ध है, क्योंकि वे सबको संग्रहित करने में समर्थ नहीं है। एकमात्र होना अर्थात अस्तित्व ही एक ऐसी जाति है जिसके आधार पर संपूर्ण जगत में एकता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि अस्तित्व सादृश्यास्तित्व के आधार पर एकता स्थापित करने वाले नय को ही शुद्ध संग्रह नय कहा जाता है। शेष सभी संग्रह नय अशुद्ध संग्रह नय है। शुद्ध जातिवाद के आडंबर में उलझे इस जगत ने कभी सोचा भी न होगा कि होना भी एक जाति हो सकती है। इस जाति के अनुसार सभी चेतन और जड़ पदार्थ एक ही जाति के हैं। हम भी, तुम भी और भी जो है वे सभी एक है जाति के ही हैं। है के अतिरिक्त कोई ऐसी जाति नहीं जो शुद्ध जाति हो, क्योंकि है इस एकमात्र जाति के आधार पर जो एकता स्थापित होती है उसे ही शुद्ध संग्रह नय कहते हैं। जो जातिवाद संग्रह का हेतु है उसे आज हमने अपनी भूल से विग्रह का हेतु बना लिया है। संग्रह नय के स्वरूप पर गहरी दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि यह नय सामाजिक एकता की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी नय है, क्योंकि यह नय जाति का सम्यक स्वरूप बताकर जातिवाद का जहर उतारने वाला सम्यक नय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संग्रह नय का एकमात्र कार्य विभिन्न सत पदार्थों में समानता के आधार पर एकता स्थापित करना ही है। व्यवहार नय भी पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ते हैं। ये अपने आप समझ में आता है, जब पूरा एक बार पढ़ेंगे तो फिर से इसको काफी थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ती हूँ आगे। हाँ, बेसिकली इसमें बताया कि सारे द्रव्य को मिला के जो संसार है वो शुद्ध नय है। उसके बाद हम उसमें जितने भी भेद करते हैं वो अशुद्ध नय है। जैसे शुद्ध नय द्रव्य तो हो गया, हम कहेंगे भारत है, भारत में अलग अलग स्टेट हैं, वो अशुद्ध नय हो गया। स्टेट में अलग अलग जाति हैं, वो भी अशुद्ध नय हो गया। शुद्ध नय तो एक ही हुआ कि उस जिसमें सभी द्रव्य समाहित हो जाते हैं, जिनका भी अस्तित्व है वो शुद्ध नय, शुद्ध संग्रह नय का विषय है। यहाँ पढ़िए व्यवहार नय। व्यवहार नय संग्रह नय द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार नय है। संग्रह नय के समान यह भी शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार का है। जो संग्रह नय के द्वारा ग्रहित शुद्ध अथवा अशुद्ध अर्थ का भेद करता है वह व्यवहार नय है। अशुद्ध अर्थ का भेद करने वाला अशुद्ध व्यवहार नय है और शुद्ध अर्थ का भेद करने वाला शुद्ध व्यवहार नय। शुद्ध व्यवहार नय को सामान्य व्यवहार नय एवं अशुद्ध व्यवहार नय को विशेष व्यवहार नय भी कहते हैं। महासत्ता की अपेक्षा सभी पदार्थ सन्मात्र है। महासत्ता मतलब महासत्ता मतलब जिसकी जस है जो बताया था ना, है जिसका अस्तित्व है, उनकी वो महासत्ता में आ गए। उस महासत्ता से ठीक बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद है ही। अवान्तर, हाँ है, बस जो भी चीज है छह द्रव्य वो सब महासत्ता में आ गए। उसके अलावा कोई चीज बची नहीं। लेकिन उसमें अगर हम अलग अलग और विभाजन करेंगे तो वो फिर अवान्तर सत्ता हो जाएगी। ठीक, महासत्ता की अपेक्षा सभी पदार्थ सन्मात्र है, एक है, द्रव्य है। इस शुद्ध संग्रह नय के विषय को विभाजित करके कहना है कि द्रव्य छह प्रकार के हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल। इस प्रकार भेद करने वाला व्यवहार नय शुद्ध व्यवहार नय है, क्योंकि इसमें शुद्ध संग्रह नय के विषय को विभाजित किया है। ठीक है। अशुद्ध महासत्ता के आधार पर सभी जीवों में एकत्व स्थापित करने वाले अशुद्ध संग्रह नय के विषयभूत जीव नामक द्रव्य को भी विभाजित करके कहना कि जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। अशुद्ध व्यवहार नय का कार्य है ये, क्योंकि इस कथन में अशुद्ध संग्रह नय के विषय को विभाजित किया गया है। अशुद्ध व्यवहार नय के माध्यम से किया जाने वाला यह विभाजन निरंतर तब तक चलता रह सकता है जब तक कि स्थिति अविभाज्य अंश तक न पहुंच पाए। यदि व्यवहार नय संग्रह नय के द्वारा
संग्रहित पदार्थों को अंतिम बिंदु तक विभाजित करता है, तो संग्रह नय व्यवहार नय द्वारा विभाजित पदार्थों को उस अंतिम बिंदु तक संग्रहित करता है कि जिसमें संपूर्ण जगत ही समाहित हो जाता है। इस प्रकार संग्रह और व्यवहार नय एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करने वाले होने पर भी एक दूसरे के पूरक नय है। यदि संग्रह नय संधि है, समास है, तो व्यवहार नय विच्छेद है, विग्रह है। यदि संग्रह नय भेद में अभेद स्थापित करने वाला अभेदक नय है, तो व्यवहार नय अभेद में भेद करने वाला भेदक नय है। इन दोनों नयों की दिशा इसमें इसमें दो चीजें बताई है। एक तो पहले महासत्ता बता दीजिए कि द्रव्य है, सारे हैं। उसके बाद महासत्ता में जो पहला विभाजन किया कि 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल, इसको शुद्ध संग्रह शुद्ध व्यवहार ने बताया है। इसके बाद में जो भी इसके विभाजन होंगे, जितने भी होंगे, उन सबको अशुद्ध व्यवहार ने में लिया है। ठीक है। यदि संग्रह नय भेद में अभेद स्थापित करने वाला अभेदक नय है, तो व्यवहार नय अभेद में भेद करने वाला भेदक नय। इन दोनों नयों की दिशा एकदम एक दूसरे के विपरीत है। ये दोनों नय मथानी की डोरी के उन दोनों छोरों के समान है जो एक दूसरे के विरुद्ध ताकत लगाते हैं। एक छोर के आगे बढ़ने पर दूसरे का पीछे हटना अनिवार्य हो जाता है। एक दूसरे के आगे बढ़ने पर पीछे हटने की निरंतर गतिशील इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही दही में से मक्खन निकलता है। तत्व रूपी मक्खन की प्राप्ति के लिए संग्रह व्यवहार की यह मंथन प्रक्रिया निरंतर चलना अत्यंत आवश्यक है। सादृश्यास्तित्व के स्वरूपास्तित्व के छोर तक और स्वरूपास्तित्व के सादृश्यास्तित्व के छोर तक निरंतर घूमने वाला यह नय चक्र वस्तु स्वरूप समझने का प्रतिपादन करने का अमोघ चक्र है। संगठन का आधार संग्रह नय है और विघटन का आधार व्यवहार नय। समाज के विकास और व्यवस्था के लिए दोनों की ही अत्यंत आवश्यकता है। सामाजिक विकास के लिए संगठन की आवश्यकता है तो सभी भली भांति परिचित है। इसके संबंध में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु विघटन की समाज के लिए कितना उपयोगी है, इस पर किंचित विचार अवश्य अपेक्षित है। हमारे इस भारत देश की समृद्धि के लिए जितनी आवश्यक इसकी अखंडता है, प्रांतों, जिलों आदि में विभाजित करना भी उससे कम आवश्यक नहीं। विकास और व्यवस्था के लिए विभाजन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। ध्यान रखने की बात यह है कि यह विभाजन अखंडता को खंडित करने वाला नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार अखंडता को कायम रखकर व्यवस्था के लिए किया गया विभाजन देश को सुखी और समृद्ध करता है, उसी प्रकार सन्मात्र को कायम रखकर किया गया विभाजन वस्तु स्वरूप को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये व्यवहार इस से बताया प्रकार है, व्यवहार से बताया है कि संग्रह नय और व्यवहार नय इस तरह से दोनों अपनी अपनी जगह उपयोगी हैं, बट दोनों को समझना कितना जरूरी है। हाँ, वो मथानी का उदाहरण दिया ना, वो बड़ा सही है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल दोनों को पकड़ना जरूरी है। किसी एक भी रस्सी ढीली हो जाएगी तो मक्खन नहीं निकलेगा। तो दोनों को जरूरी है। जानना जरूरी है। संग्रह से पूरे संगठन के लिए जानना जरूरी है, लेकिन अपने आप को जब अकेला करके नहीं जानेंगे, अपनी मुक्ति नहीं होगी। ये यस। इस प्रकार समष्टि की ओर ले जाने वाला संग्रह नय है और व्यष्टि की ओर ले जाने वाला व्यवहार नय है। व्यक्तियों को समाज के रूप में संग्रह करने वाला नय संग्रह नय है और समाज को अपने वर्गों में विभाजित करते हुए व्यक्ति तक पहुंचाना व्यवहार नय का कार्य है। लोक में व्यक्ति और समाज दोनों ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की उपेक्षा करने वाला समाज और समाज की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति दोनों ही अभिष्ट की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं होते। दोनों में से किसी की भी उपेक्षा उचित नहीं है, संभव भी नहीं है। दोनों के समुचित समादर में ही समाज का व्यक्ति का हित निहित है। सादृश्यास्तित्व से लेकर स्वरूपास्तित्व के बीच ऐसे अनेक बिंदु हैं जो संग्रह व व्यवहार दोनों ही नयों के विषय बनते हैं, पर दोनों नयों के दृष्टिकोण अलग अलग होने से दोनों के मुख परस्पर विरुद्ध ही रहते हैं। संग्रह नय संग्रहोन्मुखी है और व्यवहार नय विभाजनोन्मुखी। जब हम जीवों को गतियों की अपेक्षा 4 भागों में विभाजित करते हैं
और कहते हैं कि जीव 4 प्रकार के हैं, देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकी, तब मनुष्य व्यवहार नय का विषय बनता है। किंतु जब हम मनुष्य शब्द से मनुष्य जाति के समस्त जीवों का संग्रह करते हैं, तब वह संग्रह नय का विषय बनता है। ठीक है, और हाँ जी। पढ़ूं? हाँ हाँ, है, टाइम है ध्यान अभी। रहे। हाँ टाइम है, और समझ में भी आ रहा है हाँ, कि जैसे सिर्फ हम अगर समझ हम, में सरल है भाषा। हाँ सरल भाषा में है, समझ ध्यान, में भी आ रहा है। यस। हाँ, ध्यान 12 मिनट रहे। है अभी। हाँ, हम्म। 12 मिनट है अभी कुसुमलता जी हाँ क्लास हाँ के हाँ। लिए। ठीक यस। है, ध्यान रहे, यह व्यवहार नय निश्चय व्यवहार वाले व्यवहार नय से एकदम जुदा है। यह व्यवहार नय संग्रह नय के विरुद्ध है, और वह व्यवहार नय निश्चय नय के विरुद्ध है। ये यदि इम्पोर्टेंट बात है। व्यवहार वाले व्यवहार नय के विषय में जानना चाहते हैं, तो आपको लेखक के अन्य कृति परम परम भाव प्रकाशक नय चक्र में निश्चय व्यवहार संबंधी प्रकरण का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार व्यवहार नय संग्रह नय द्वारा संग्रहित विषयों को विभाजित करता है, और संग्रह नय व्यवहार नय द्वारा विभाजित विषयों को संग्रहित करता है। यद्यपि संग्रह और विभाजन ये क्रियाएं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती है, तथापि उनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, अपितु वे एक दूसरे की पूरक क्रियाएं ही हैं। क्योंकि यदि संग्रह नय द्वारा अनेक पदार्थ संग्रहित नहीं किए जाएंगे, तो व्यवहार नय विभाजन किसका करेगा। इसी प्रकार यदि व्यवहार नय द्वारा पदार्थ विभाजित नहीं होंगे, तो संग्रह नय किसका संग्रह करेगा। संग्रह और विभाजन की यह क्रिया ज्ञान में जितनी अधिक संपन्न होगी, वस्तु स्वरूप भी ज्ञान में उतना ही अधिक स्पष्ट प्रतिभासित होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न दृष्टिकोणों से वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक अद्वैत और द्वैत के ग्राहकीय संग्रह और व्यवहार में लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत उपयोगी एवं जिनागम के आधारभूत नय हैं। अब चौथा है ऋजु सूत्र नय। यह तो स्पष्ट किया ही जा चुका है कि द्रव्यार्थिक नय सामान्य ग्राही होता है, और पर्यायार्थिक नय विशेष ग्राही। सामान्य ग्राही द्रव्यार्थिक नयों में अद्वैत ग्राही संग्रह नय, द्वैत ग्राही व्यवहार नय एवं उभय ग्राही व संकल्प ग्राही नैगम नय की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है। अब विशेष ग्राही पर्यायार्थिक नय के रूप में ऋजु सूत्र नय की चर्चा का प्रसंग प्राप्त है। ऋजु सूत्र नय मुख्य रूप से क्षण क्षण में ध्वंस होने वाली पर्यायों को वस्तु रूप से विषय करता है। विद्यमान होते हुए भी विविक्षा नहीं होने से इसमें द्रव्य की गौणता है। यह ऋजु सूत्र नय भी 2 प्रकार का है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय एवं स्थूल ऋजु सूत्र नय। जो द्रव्य में एक समयवर्ती अध्रुव पर्याय को ग्रहण करता है, उसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहते हैं। जैसे सभी शब्द क्षणिक हैं, और जो अपनी स्थिति पर्यंत रहने वाली मनुष्य आदि पर्याय को उतने समय तक एक मनुष्य पर्याय रूप में ग्रहण करता है, वह स्थूल ऋजु सूत्र नय है। ये क्लियर है? ये क्या कहना चाहते हैं? सूक्ष्म और स्थूल, और जो अपनी अपनी स्थिति पर्यंत रहने वाले मनुष्य आदि पर्याय को उतने समय तक एक मनुष्य पर्याय रूप से ग्रहण करता है, वह स्थूल रुजु न है। और जो एक समय की, उसी में एक एक समय की जो पर्याय निकलती जा रही है, वो उसको सूक्ष्म रुजु ने कहा है, एक समयवर्ती अध्रुव पर्याय को। मनुष्य पर्याय तो जन्म से लेकर मृत्यु तक है, वो तो एक तरह से कंटिन्यूअस मनुष्य पर्याय है, लेकिन प्रति समय जो चेंज हो रही है मनुष्य पर्याय, उसको सूक्ष्म बोला है, और जो कंटिन्यूअस चल रही है उसको स्थूल बोला है। बट इसमें पर्याय लिया गया है। ठीक है, मतलब जीव के जन्म से लेके मृत्यु तक तो स्थूल किया है पर्याय को पूरा, मतलब इस अवस्था को, और फिर जो हर प्रतिक्षण जो चेंज हो रही पर्याय उसको सूक्ष्म में लिया है। हाँ है, इस दोनों तरह से लिया। दोनों ही पर्याय के विषय हैं, रुजु सूत्र नय के। हाँ, 82। ठीक है, थोड़ा और पढ़ना है। हाँ है अभी, है। पढ़िए सूक्ष्म पढ़िए। हाँ, सूक्ष्म सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय एक समयवर्ती अर्थ पर्याय अर्थात गुण पर्याय को अपना विषय बनाता है, और स्थूल ऋजु सूत्र नय अनेक समयवर्ती व्यंजन पर्याय अर्थात द्रव्य पर्याय को अपना विषय बनाता है।
सूक्ष्म रुजु सूत्र नय को शुद्ध रुजु सूत्र नय एवं स्थूल रुजु सूत्र नय को अशुद्ध रुजु सूत्र नय भी कहते हैं। यद्यपि यह बात परम सत्य है कि वर्तमान एक समय मात्र ही होता है, क्योंकि वर्तमान के एक समय पूर्व तक का काल भूतकाल तथा वर्तमान के समय के बाद का काल भविष्य काल कहा जाता है। भूत भविष्य के बीच मात्र एक समय ही रहता है, जो वर्तमान काल कहा जाता है। वास्तविक अर्थ पर्याय गुण पर्याय भी एक समय मात्र ही स्थिर रहती है और वही वास्तविक पर्याय है, अतः उसे ही शुद्ध पर्याय कहते हैं। यहाँ शुद्ध पर्याय से तात्पर्य निर्विकारी निर्मल पर्याय से नहीं है, अपितु अनेक पर्यायों के समुदाय रूप पर्याय न होकर के लिए एक पर्याय से है। चाहे वह पर्याय समल हो या निर्मल, पर अकेली हो तो शुद्ध ही है। यहाँ उसका एकत्व ही शुद्धता है। यही कारण है कि एक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाने वाले रुजु सूत्र नय को शुद्ध रुजु सूत्र नय कहा जाता है। एक समयवर्ती पहले इसी को सूक्ष्म कहा, अभी उसी को शुद्ध भी कह रहे हैं। एक समय की पर्याय को पहले सूक्ष्म कहा था और अभी इसको शुद्ध भी कह रहे हैं। हाँ, शुद्ध भी कह रहे हैं। यस। एक समयवर्ती पर्याय के अत्यंत सूक्ष्म होने से उसे विषय करने वाले नय को सूक्ष्म रुजु सूत्र नय भी कहा जाता है और यही वास्तविक रुजु सूत्र नय है। तथापि यह भी तो सत्य है कि एक समयवर्ती पर्याय क्षयोक्षम ज्ञान वालों की पकड़ में अनेक समय बाद ही आती है। बाद में भी वह सीधी पकड़ में कहाँ आती है? उसे तो अनुमान और आगम प्रमाण से ही जाना जाता है। उसके माध्यम से कुछ भी व्यवहार संभव नहीं है। यही कारण है कि अनेक पर्यायों के समूह रूप मनुष्य आदि व्यंजन पर्यायों, द्रव्य पर्यायों के आधार पर ही रुजु सूत्र नय संबंधी समस्त व्यवहार चलता है, जो कि अनुचित भी नहीं है, क्योंकि जिनागम में भी मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच आदि पर्यायों को पर्याय संज्ञा दी गई है। यहाँ पे फिर क्लैरिफाई किया है कि एक समय की पर्याय होती तो है, सूक्ष्म बोला है, शुद्ध भी बोला है, लेकिन वो हमारे ज्ञान में तो आती नहीं है। वो तो पूरी की पूरी मनुष्य की कुछ समय की पर्याय हमारे ज्ञान में आ सकती है। वो पर्याय तो हमें जिनागम से ही पता चलेगा। और जिनागम में मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच आदि पर्यायों को पर्याय संज्ञा दी गई है। पर्याय को ही पर्याय संज्ञा दी गई। जो स्थूल है, स्थूल रूप से उसी को पर्याय संज्ञा दी गई है। एक समय की पर्याय को यहाँ पर्याय सूक्ष्म बोला गया है, लेकिन उसको पकड़ पाना मुश्किल है। ठीक है। 83 ये मनुष्य आदि पर्याय अनेक पर्यायों के समूह रूप पर्याय हैं, अतः अशुद्ध कही जाती है और इन्हें विषय बनाने वाले नय को भी अशुद्ध रुजु सूत्र नय कहा जाता है। ये पर्याय सामान्य जन के भी बुद्धि गोचर होने से स्थूल है, अतः इन्हें ग्रहण करने वाले नय को स्थूल रुजु सूत्र नय भी कहा जाता है। यद्यपि वास्तविक वर्तमान एक समय का ही होता है, तथापि आज इसी माह, इसी वर्ष, इसी शताब्दी में, इसी पंचम काल में, इसी अवसर्पिणी में आदि को भी तो वर्तमान के रूप में ही कहा जाता है। क्या जिनागम में ऋषभ देव से लेकर महावीर तक के तीर्थंकरों को वर्तमान 24 के रूप में नहीं बताया गया है? क्या एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुए ऋषभ देव को वर्तमान तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है? इस तरह हम देखते हैं कि यदि निश्चय वर्तमान एक समय का ही होता है, तो व्यवहार वर्तमान 2 समय से लेकर करोड़ों वर्ष तक का भी माना जाता रहा है। इस व्यवहार वर्तमान को ही स्थूल वर्तमान, अशुद्ध वर्तमान नाम से अभिहित किया जाता है और इसके ग्राहक रुजु सूत्र नय को स्थूल रुजु सूत्र नय या अशुद्ध रुजु सूत्र नय कहा जाता है। ठीक है? हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस, आ रहा है। पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा है। हाँ, 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये पर्याय के बारे में, एक तो पर्याय के बारे में है और ये बेसिकली टेक्निकल ज्यादा है और हम यूज करते भी है। व्यवहार की है ये नए, तो व्यवहार में हमें समझ में भी आता है। टेक्निकली शायद उनके नाम हमें पता न हो। बराबर। इसका टेबल बना लें तो शायद अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, एक बार ये हो जाएगा। यस, हाँ। कुछ तो इसमें दिया है, टेबल वाली बुक में दिया है
और कुछ और ये इसमें उदाहरण और कुछ एक हमारे रिलेवेंट धर्म से या आत्मा से लेके मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग भी करिए तो थोड़ा हाँ क्लियर हो जी, हाँ जाएगा जी। टेबल बनाने। एक टेबल यहाँ दिया है इसमें। अच्छा, रेखा आज मेरे पास जिनवाणी नहीं है नहीं अच्छा। इसलिए। हाँ, इसमें टेबल वाली बुक में एक ही पेज का दिया है इसमें तो पूरा, बट टेबल हाँ, में क्लियर कर दिया है, हाँ, सारे शब्द हो गए, अर्थ नए शब्द नए हो गए, और भेद स्वरूप उदाहरण भी दिया है इसमें। बट इतना उदाहरण ओके। से इसमें समझ में नहीं आता है जितना इसमें पढ़ने से समझ में आ हाँ, रहा है। पढ़ने में अच्छा समझ में आ रहा है। यस। एंड सविता जी भी ज्वाइन हुए हैं, इनके पास एक बुक है अलग किसी आचार्य श्री की लिखी हुई है। तो एक अच्छा। दिन पढ़े थे, आप नहीं थे सर उस दिन, तो बहुत अच्छा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ है। तो सविता जी, आप यदि सुन पा रहे हैं तो आपने ग्रुप में उसकी फोटोज नहीं भेजी जो अच्छा, आपकी मैं बुक। हाँ मैं करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, आपने ध्यान। वो मतलब काफी अच्छा डिटेल में था आपकी बुक में। हाँ तो या जी तो हाँ। उसकी पीडीएफ मिले तो वो, या फिर आप फोटोज क्लियर क्लिक करके भेज दीजिए। ये ओके या अपने ओके। ग्रंथ लास्ट वाले या सूत्र का सारा कर दीजिए। हाँ, या ग्रंथ का नाम लिख अच्छा दीजिए, हो सकता तो है अब ई बुक में मिल जाए वो। हाँ। हाँ जी, ये है ना उनका। एक मिनट में निकालती हूँ। हो सकता है बुक मिल जाएगी वो कहीं ना कहीं। हम्म। ग्रंथ का नाम बोल दे तो भी ठीक रहेगा थोड़ा। ये आचार्य ग्रंथ छुमा स्वामी प्रिय तत्वास सूत्र व्याख्या प्रमुख अच्छा, उपाध्याय श्रुत सागर मुनि महाराज जी का है। किसका है? श्रुत सागर। श्रुत सागर मुनिराज जी का। अच्छा, हाँ, अच्छा। हाँ। वार्ड सूत्र। ओके। इसका अब पब्लिकेशन वगैरह का नाम नाम क्या कुछ है? पब्लिकेशन कौन है इसका? है? सूत्र विद्या प्रकाशन है। आप इसका एक हाँ फोटो लेकर अगर भेज सकती है तो अच्छा रहेगा। ओके ओके, हाँ हाँ, मैं कहीं ना भेज कहीं देती बुक हूँ। मिल जाएगी, और नहीं तो जो कह रही हैं मैडम की पिछली बार डिस्कस किया है, तो इसके बाद और अच्छा अच्छा समझने में आसानी रहेगी। तो सविता जी, कल आप थोड़ा टाइम से ज्वाइन होइए तो आपकी बुक में से भी रीडिंग कर लेंगे। अच्छा जी। हाँ अभी हाँ, अच्छा हाँ ठीक है, मैं जल्दी ज्वाइन करूंगी कल ना। हाँ एट जी हाँ। 8:15 पर ना, तो आपकी बुक से भी एक बार रीडिंग कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी। आज हाँ, क्या और करें आप फिर? इसका क्लिक करके भेज दीजिए। 8:55 तक है ना हमारा टाइम, तो हाँ जी। हाँ, हाँ एक जी सर, प्रिंट बस है अब ना। हाँ, एक एक ही हाँ मिनट जी। मिनट और बच है। आज जाता है। तो क्लोज करेंगे या आगे बढ़ाएंगे, आप भी ठीक नहीं है तो। हाँ, मेरे पास एक्चुअल में जिनवाणी नहीं है, आज मैं हाँ हाँ, लेके नहीं यस। बैठी हूँ। ओके ओके ओके। तो फिर कल देखते हैं, फिर आज यहीं पे हाँ, सविता जी, आप कुछ बताना चाहें लास्ट सूत्र के बारे में? अच्छा अच्छा, एक मिनट। 33 ना, फर्स्ट हाँ हाँ, अध्याय का। 33 के ऊपर ही हाँ है। जी। इसमें नेगम संग्रह व्यवहार ऋजुर सूत्र शब्द समभिरूढ़ रूढ़ बम रूढ़ बम्भूता नयः रूढ़ैव बम्भूता नयः। नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नए हैं। इसमें नए इसकी परिभाषा रीड कर पढ़ दूं मैं? नहीं, हाँ, अगर 2 मिनट है आप हाँ, फोटो कल भेज दीजिए और कल आप रीडिंग कीजिए सविता जी। खासकर कोई ओके क्योंकि अभी एग्जाम्पल हो, खासकर कोई हाँ, एग्जाम्पल्स हो जिससे समझ में एक, आए सारे। जैसे तब भी अच्छा अच्छा। एग्जाम्पल लगाया हुआ था ना सब पे, पेंसिल का एग्जाम्पल और ये सब आपने दिया था उस दिन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो आप सारा कल प्लीज आप थोड़ा सा टाइम से ना और इसकी फोटो क्लिक करके भेज दीजिए। अच्छा, इसी सूत्र थर्टी का थ्री ना। हाँ हाँ। हाँ, ओके। पूरा डिटेल जितना भी एग्जाम्पल है और ग्रुप में भेज दीजिए। एंड ग्रुप बुक का भी ऊपर का फ्रंट पेज का फोटो। ओके इसके बाद के ठीक है। 3 नए क्योंकि तो किस तरह से कहे जाते हैं, वो तो काफी और आसान है। शब्द शब्द नए और संभिरूढ़ शब्द किस तरह कहे जाते हैं, उसका क्या मीनिंग किस तरह से लिया जाता है, उसके बारे में ही है। वो भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसका शब्द शब्द। नय में, इसको शब्द नय किसे कहते हैं? लिंग संख्या आदि की गलतियों को दूर करने वाला शब्द नय है। जैसे वह लड़की जाता है, यह लिंग दोष हो गया। हाँ हाँ, यस।